सबसे पहला जैव प्रक्रम हमें समझना है पोषण। अब पोषण होता क्या है? तो इसमें दिया है भोजन ग्रहण करना, भोजन से ऊर्जा प्राप्त एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका प्रयोग पोषण कहलाता है। हम भोजन ग्रहण करते हैं, हम जो खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो भोजन खाना, उससे ऊर्जा की प्राप्ति करना और उससे हमारी बॉडी का अनुरक्षण यानी कि उसको जीवित रखना, उसको मेंटेन रखना, इसी को कहा जाता है गाइस पोषण। ये मनुष्यों में भी होता है, जानवरों में भी होता है और पेड़ पौधों में भी होता है। तो यहां पर आगे दिया है हमें पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है, यानी कि सीधा कहें तो पोषण के दो तरीके हैं। पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषम पोषी पोषण। दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। पहले स्वपोषी को देखते हैं। इसमें दिया है पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल पदार्थ जैसे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी पोषण में क्या होता है, जो भी जीव होता है ना, वो अपने आसपास की चीजें जो होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया और सूर्य का प्रकाश हो गया, इनका इस्तेमाल करके भोजन खुद से अपने आप के लिए बना लेते हैं। तो उसे कहा जाता है स्वपोषी पोषण, जिसमें जो भी जीव है वो अपना खाना खुद बनाता है इन सब चीजों का इस्तेमाल करके। उदाहरण के तौर पर ऐसे कौन से जीव हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं? हरे पौधे जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करके। इसके बाद विषम पोषी पोषण में क्या दिया गया है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, वह भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। विषम पोषी पोषण आप और मैं हैं। हम अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, हम अपने खाने के लिए, भोजन के लिए दूसरी चीजों पर डिपेंड होते हैं। हम जो पेड़ पौधे हैं, दूसरे जो पेड़ पौधे हैं उनको अपना भोजन बना लेते हैं। और जो मांसाहारी व्यक्ति होते हैं या फिर मांसाहारी जानवर होते हैं, वो दूसरे जीवों को अपना भोजन बना लेते हैं। तो विषम पोषी में क्या होगा? हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं तो हम हो जाएंगे विषम पोषी, यानी कि हमारे शरीर में जो पोषण होता है वो किस प्रकार का है? विषम पोषी पोषण है। इसके भी उदाहरण यहां पर दिए गए हैं, जैसे मानव, आप और मैं हैं, हम विषम पोषी पोषण से जीवित हैं। इसी तरह से पशु होते हैं और अमीबा, ये यहां पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं विषम पोषी पोषण के। दो चीजों को हमने समझ लिया, स्वपोषी और विषम पोषी, जो भी पोषण के दो तरीके हैं। अब इस पाठ में आगे स्वपोषी पोषण किस प्रकार से होता है, हरे पौधों में, उसको समझना है हमारे लिए। तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब इस पेज पर आ जाता है स्वपोषी पोषण। पीछे वाले पेज पर हम समझ चुके हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। इस वाले पेज पर समझेंगे कि यह किस प्रकार से होता है। तो स्वपोषी पोषण में दिया है स्वपोषी पोषण हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं। ये जो भी पोषण है ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा किया जाता है। और किनके द्वारा किया जाता है? हरे पौधों के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सारी जानकारी यहां पर दी गई है, इसको डिटेल में समझ लेते हैं। इसमें दिया है यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? सबसे जरूरी चीजें क्या क्या है प्रकाश संश्लेषण के लिए, यहां पर मैं आपके लिए लाइन लगा देता हूं। सबसे पहले चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद चाहिए हमें जल। ये दोनों चीजें इकट्ठा होंगी, केमिकल अभिक्रिया होगी। लेकिन केमिकल अभिक्रिया इसी दिन आसानी से नहीं होती, सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। उसके अलावा पौधे में जो क्लोरोफिल होती है उसकी जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, पौधा क्या करता है? जो हवा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और जमीन यानी कि मिट्टी से वो पानी ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश यानी कि सूर्य की रोशनी में और पौधे में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है क्लोरोफिल उसकी सहायता से। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि जल सूर्य के प्रकाश में, और जो पौधे में क्लोरोफिल होता है इसका काम क्या होता है? जो भी सूर्य का प्रकाश है उसको ये सोख लेता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि जल से ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जो यहां पर फॉर्मूला लिखा गया है ये है गाइस हमारा ग्लूकोज है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इस ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जो कि पेड़ पौधों के लिए भोजन का कार्य करता है, पोषण का
कार्य करता है। इसके साथ ही ऑक्सीजन गैस पौधे से बाहर निकल जाती है। आपने सुना होगा जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं ऑक्सीजन, तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही किया जाता है। जो भी ये अभिक्रिया यहां पर लिखी गई है ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना है इसे प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब आगे दिया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या क्या घटनाएं होती हैं? सबसे पहले है यहां पर क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो भी क्लोरोफिल होती है ना वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है। सबसे पहला घटनाक्रम हुआ ये। उसके बाद दूसरे पॉइंट में दिया है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। जो भी प्रकाश ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल। उसके बाद जो भी जल के अणु होते हैं, जल के अणु यानी कि H2O का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होता है। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो ये अलग अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन यहां पर हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपघटन होता है। उसके बाद तीसरे पॉइंट में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। जो भी हमारा ये ग्लूकोज है ना इसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, या तो इसे हम ग्लूकोज कहेंगे, वैसे तो ग्लूकोज ही कहेंगे, लेकिन ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको अपचयन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में। वो कार्बन डाइऑक्साइड से रासायनिक अभिक्रिया करके जल के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसका अपचयन यानी कि परिवर्तित हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। इस तरह से होता है गाइस स्वपोषी पोषण। अब इससे रिलेटेड कुछ और बिंदु भी हमें समझने हैं तो उनके लिए चलते हैं अगले पेज पर। जो भी हरे पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है जो कि सूर्य के प्रकाश को सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। आपने इस तरह से हरे भरे पेड़ पौधे तो देखे ही होंगे। किसी भी हरे पेड़ पौधे की जो पत्ती होती है उसको तोड़कर उसको इस तरह से उसकी अनुप्रस्थ काट को अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो यहां पर हमें कुछ इस तरह की संरचनाएं दिखाई देंगी। जो भी ये संरचनाएं हैं ये अनुप्रस्थ काट पर सूक्ष्मदर्शी से देखने पर दिखाई देती हैं। इन अनुप्रस्थ काट में आपको इस तरह से हरे हरे बिंदु भी दिखाई देंगे। ये जो हरे बिंदु है ना इनको कहा जाता है हरित लवक, या फिर इनको क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हैं। जो भी ये हरे बिंदु हैं इनको हरित लवक कहेंगे जो क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके बारे में यहां पर हमें दिया है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। पत्ती की अनुप्रस्थ काट को सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो कुछ कोशिकाओं में हरे बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे रंग के बिंदु कोशिका अंग होते हैं जिन्हें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। हम बात कर रहे थे क्लोरोफिल की, तो क्लोरोप्लास्ट कहां से आ गया? जो क्लोरोफिल है वो इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही मौजूद होता है, उपस्थित होता है। जो भी क्लोरोप्लास्ट है ये कोशिका के अंग होते हैं। जो भी कोशिका है उसमें ये होते हैं हरे रंग के, अलग से दिखाई देते हैं जब सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, और ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं। यही चीजें हमें समझनी थी क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल से संबंधित है। जो भी क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल इसके अंदर उपस्थित होता है ये प्रकाश संश्लेषण में काफी सहायक होता है। सो प्रकाश संश्लेषण में जो भी चीजें थी वो सारी की सारी हमने समझ ली हैं। अब पाठ का जो भी अगला विषय है उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। प्रकाश संश्लेषण में जो भी पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है ऑक्सीजन को बाहर निकालने की और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने की ये किस प्रकार से होती है पेड़ पौधों में? हमारे पास तो नोज यानी कि नाक होती है, पेड़ पौधे किस प्रकार से करते हैं इस वाले पेज पर समझते हैं। सो यहां पर हमें दिया है रंध्र, जिसे इंग्लिश में स्टोमेटा कहा जाता है। जो भी रंध्र होता है इसके बारे में दिया है पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उसकी पत्ती के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको रंध्र यानी कि इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। अब ये स्टोमेटा किस तरह का दिखाई देता है यहां पर आपके सामने डायग्राम भी दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हो ये राजमा की तरह दो शेप दी गई हैं, ठीक है। इनको कहा जाता है गाइस द्वार
कोशिकाएं, जो भी द्वार कोशिकाएं हैं ये खुलती और बंद होती हैं। इसके बाद जो भी यहां पर बीच में है ये होता है रंध्र छिद्र। इसी छिद्र से ऑक्सीजन बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाती है। ये हो गया है गाइस रंध्र छिद्र। इसके अलावा यहां पर आपको हरे हरे रंग के बिंदु दिखाई दे रहे होंगे। ये बिंदु जो है ना यही होते हैं हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर होता है क्लोरोफिल। यहां पर जो आपको रंध्र दिखाई दे रहा है इसका छिद्र खुला हुआ है और इस तरफ जो आपको रंध्र दिखाई दे रहा है रंध्र यानी कि स्टोमेटा, इसका छिद्र बंद हो गया है। दिन के समय जो रंध्र होता है उसका छिद्र खुल जाता है और रात के समय अपना रंध्र पेड़ पौधे बंद कर लेते हैं। इसके बारे में दिया है हमें रंध्र के प्रमुख कार्य। रंध्र का जो भी मुख्य कार्य है वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों की अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होती है। प्रकाश संश्लेषण में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, वो इन्हीं रंध्र के द्वारा होती है यानी कि स्टोमेटा के द्वारा होती है। इसी छेद से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है और प्रकाश संश्लेषण के बाद जो ऑक्सीजन गैस बनती है पेड़ के अंदर वो इससे बाहर निकल जाती है। और ये रंध्र होते कहां पर हैं, पत्ती की सतह पर, बिल्कुल जो पत्ती होती है उसके ऊपर ही होते हैं। इसके अलावा यहां पर एक इंपॉर्टेंट बिंदु भी दिया गया है जिस पे ज्यादातर स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। जब किसी पेड़ या फिर पौधे में पानी की अधिकांश मात्रा हो जाती है, पानी ज्यादा हो जाता है उसमें, तो जो भी ये रंध्र है ना, रंध्र छिद्र खुल जाता है और पानी वाष्प होके, पानी वाष्प यानी कि भाप के रूप में इसमें से निकल जाता है। तो जो भी रंध्र है उसके दो कार्य होते हैं, गैसों का आदान प्रदान और जो भी अधिकांश पानी है, पानी की अधिक मात्रा पौधे के अंदर है, उसको इसी रंध्र छिद्र से बाहर भी निकाल देता है। रंध्र के बारे में यहां पर हमने सारी चीजें समझ ली हैं। अब अगला जो विषय है उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। पीछे वाले पेजेस पर हमने पढ़ा था कि पोषण दो तरह के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी के बारे में सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पीछे वाले पेजेस पर। अब बारी आ जाती है विषमपोषी पोषण की। विषमपोषी पोषण को आगे तीन भागों में बांटा गया है, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। इन तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। प्राणी संपोषण में दिया गया है इनमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंत ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। प्राणी संपोषण में जो भी जीव है वो खाने को अपने शरीर के अंदर लेकर जाता है और जो भी भोजन है उसका पाचन शरीर के अंदर ही होता है, जैसे आप करते हो या मैं करता हूं। यानी कि प्राणी संपोषण किनमें होता है, मानव में होता है, मनुष्यों में होता है, इसके साथ ही अमीबा में होता है। अमीबा का उदाहरण लेंगे आने वाले पेजेस पर, काफी अच्छी तरह से आप समझ पाओगे प्राणी संपोषण के बारे में। इसके बाद विषमपोषी पोषण का दूसरा यहां पर दिया गया है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण में दिया है मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जो भी मृतजीवी पोषण है वो कहां पर होता है गाइस, जो भी कोई जानवर मर जाता है या फिर कोई फल है, अगर वो फल सड़ने लग जाता है तो उस पर आपने देखा होगा एक वाइट लेयर बन जाती है, सफेद कलर की एक परत आ जाती है जो फफूंदी होती है। तो फफूंदी क्या करती है, जो भी सेब है, मान लो एक फल सेब है वो खराब हो रहा है तो फफूंदी उसको अपने भोजन के रूप में स्वीकार कर लेता है, उसे अपना भोजन बना लेता है। इसी तरह से कोई जानवर, मृत जानवर है, उसको अपना भोजन ये बना लेते हैं। मृत जीवी पोषण है, जो सड़े गली चीजें होती हैं या फिर जो चीजें मर चुकी हैं उनको अपना भोजन बनाते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा, ये किन में होता है, फफूंदी करती है और कवक है। ये ऐसी चीजें हैं जो मृत जीवी पोषण को फॉलो करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से तीसरा है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में दिया है परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं।
जो भी परजीवी होते हैं ना, ये दूसरों के शरीर से कुछ चीजें निकाल लेते हैं, उनको अपना भोजन बना लेते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा मच्छर। मच्छर आएगा हमारे शरीर पे, डंक मारेगा, खून वो निकालेगा, रक्त को वो अपना भोजन बना लेगा। उसने हमको जान से मारा भी नहीं है और उसने अपना भोजन प्राप्त कर लिया है। तो परजीवी शरीर के अंदर भी हो सकते हैं और शरीर के बाहर भी हो सकते हैं। ये जो भी है मारते नहीं हैं, अपना पोषण बिना मारे प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि जोक होता है, ठीक है, जोक चिपक जाती है, वो खून को चूस लेती है, वो उसका भोजन होता है। इसी तरह से मच्छर भी होता है। मच्छर क्या होता है? परजीवी होता है। तो वो परजीवी पोषण उनमें होता है। विषम पोषी में हमने 3 जो भी इसके प्रकार थे एक एक करके सभी को समझ लिया है। अब अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है डिटेल में समझना पड़ेगा ना, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। प्राणी संपोषण मानव में होता है, अमीबा में होता है। किस प्रकार से होता है, अमीबा का उदाहरण ले लेते हैं। सो अमीबा में पोषण है, इस तरफ ये अमीबा है और ये लाल रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये अमीबा का भोजन है। अमीबा क्या करेगा, जो भी यहां पर इसके बीच में ये काला सा बिंदु है, ये इसका केंद्रक होता है गाइस। अब अमीबा इस भोजन को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, इस तरह से अपने ये पैर की तरह जो भी उसका शरीर है उसमें से इस तरह से ये पैर से निकालना शुरू कर देता है भोजन की तरफ। जो भी इसके ये पैर हैं इनको कहा जाता है पादाब। जो भी इसके पादाब हैं ये भोजन को, जो भी लाल रंग का भोजन इससे दूर था, इसके पास में ये पैर से निकाल के इस भोजन को घेर लेता है। उसके बाद जो भी इसके पैर हैं इनको मिला करके इस तरह से एक खाद्य रीति का बनाता है। ये बन गई यहां पर खाद्य रीति का, और जो भी भोजन है उसको अवशोषित कर लेता है। ये सिंपल स्टेप्स होते हैं अमीबा के पोषण ग्रहण करने के, भोजन ग्रहण करने के लिए। बिल्कुल आसान तरीके से हमने समझ लिया डायग्राम की मदद से। अब यहां पर कुछ बिंदु दिए गए हैं, इनको समझते हैं। भोजन को अपने पादाब की सहायता से घेर लेता है, यहां पर मैंने आपको बता दिया। खाद्य रीतिका का निर्माण कर लेता है, इस वाले में बता दिया। इसके बाद जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में करता है। खाद्य रीतिका बनाने के बाद जो भी भोजन है जब इसके यहां पर आ जाता है तो ये जो भी जटिल पदार्थ होता है उसको सरल पदार्थ यानी कि अपने भोजन में वो परिवर्तित कर लेता है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया है, बचा हुआ अपचय कोशिका की सतह की ओर भेजकर उसे निष्कासित कर देता है। अब मान लो इसने जो भी भोजन था, यहां पर ये भोजन था, इसको ग्रहण कर लिया। अब कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचेगा, उस अपशिष्ट पदार्थ का क्या करेगा, जैसे इसने भोजन ग्रहण किया है ना उसी प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। जो भी मान लो ये अपशिष्ट पदार्थ बच गया है भोजन ग्रहण करने के बाद, तो इसी तरह से बाहर की तरफ इसे भेजेगा, दोबारा से खाद्य रीतिका बनेगी और उसको बाहर की तरफ वो निकाल देगा अपने शरीर से। इस तरह से ग्रहण करता है अमीबा अपना भोजन। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान से इस चीज को हमने यहां पर समझ लिया है, ध्यान रखना है आपने। अब अमीबा के बाद जो भी अगला विषय है प्राणी संपोषण का, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। अभी तक हमने हरे भरे पेड़ पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है ये समझ लिया है, इसके अलावा अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है ये भी हमने समझ लिया। अब बारी आ जाती है आपकी, मेरी और सभी के सभी मनुष्यों की। जो भी मनुष्य यानी कि मानव हैं उनमें किस प्रकार से पोषण होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में कहां कहां यात्रा करता है और उस भोजन का हमारा शरीर क्या क्या उपयोग करता है, सारी चीजें आपको यहां पर समझाने वाला हूं। तो खाना पककर तैयार है, खाना जो भी होता है उसको हम ग्रहण करते हैं अपने मुंह से। खाना हमारे मुंह में ग्रहण किया जाता है, उसके बाद 2 चीजों का काम होता है, दांत और जिह्वा यानी कि हमारी जीभ। जो भी दांत हैं वो क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं यानी कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। उसके बाद जिह्वा का काम होता है, जब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है जिह्वा क्या करती है, भोजन को लार के साथ मिलाने का काम करती है। जो भी हमारी जिह्वा है वो खाने को इधर उधर करके लार के साथ पूरी तरह से मिक्स कर देती है। अब लार कहां से आती है,
अगले वाले पॉइंट में दिया है लार ग्रंथि से। यहां पर आप डायग्राम में देखो, देखो ये यहां पर मुंह है सामने, इसके अंदर गई जो जिह्वा है, जो भी जिह्वा है ना उसके नीचे आपको पीले पीले रंग की जो संरचनाएं दिख रही हैं ये होती हैं लार ग्रंथि। इन लार ग्रंथियों से लार निकलती है जब हम खाना मुंह में लेकर जाते हैं। लार ग्रंथि के बारे में यहां पर दिया है, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार कहा जाता है। जो भी लार ग्रंथि से रस निकलता है वो लार होती है। ये लार काफी उपयोगी होती है भोजन के पाचन में। यहां पर दिया है स्टार्च। स्टार्च हमें कहां से मिलता है? भोजन से। ध्यान रखने वाली चीजें हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये। जो भी स्टार्च है ये हमें भोजन से मिलता है। और लार के अंदर होता है लार एमिलेज है, यानी कि जो भी भोजन हमने खाया है, बाहर से ग्रहण किया है, हमारे मुंह में जो भोजन है उसका स्टार्च और लार में जो लार एमिलेज है ये दोनों मिलते हैं और अभिक्रिया करके सरल शर्करा का निर्माण करते हैं। जो भोजन है ना वो लार एमिलेज के साथ सरल शर्करा का निर्माण कर लेता है। अब जो भी सरल शर्करा बनी है, यानी कि जो भी हमारा भोजन है जो सरल शर्करा के रूप में परिवर्तित हो गया है, वो भोजन हमारे अभी तो मुंह में ही है। अब उसको जाना है गाइस आमाशय तक। आमाशय कहां पर है? ये वाला यहां पर आपको डायग्राम में जो दिख रहा है ये है यहां पर आमाशय। यहां पर जाना है, भोजन है यहां पर, तो जाएगा कैसे? भोजन को मुंह से आमाशय तक ले जाने का काम करती है ग्रासिका, जिसे इंग्लिश में ईसोफेगस भी कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज के बारे में। ये वाली जो नली है ना ये मुंह और आमाशय को जोड़ती है और भोजन इसी ग्रासिका के माध्यम से मुंह से आमाशय तक पहुंचता है। भोजन इस ग्रासिका के माध्यम से आमाशय में पहुंच जाता है, यही हमें यहां पर दिया होगा। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रासिका की क्रमाकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। किस गति से? क्रमाकुंचक गति से। यानी कि जो भी हमारी ये ग्रासिका है, ईसोफेगस है, ये फैलती और सिकुड़ती है, जिसकी वजह से जो भोजन है वो बिल्कुल धीरे धीरे करके आमाशय तक पहुंच जाता है। किस गति से? क्रमाकुंचक गति से। अभी जो भोजन है ग्रासिका के माध्यम से कहां पर पहुंच गया है? आमाशय में। सबसे पहले हमने भोजन का ग्रहण किया मुंह से, वहां पर दांतों ने उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, जिह्वा ने क्या किया? लार और जो भी भोजन है उसको मिलाया, सरल शर्करा का निर्माण हुआ। जो भी भोजन है आगे ग्रासिका के माध्यम से इस आमाशय में पहुंच गया है। अब भोजन जो आमाशय में पहुंचा है आगे उसका क्या होता है ये समझेंगे। उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। जो भी भोजन हमने मुख से ग्रहण किया था वो ग्रासिका से होते हुए आ चुका है इस आमाशय में। आमाशय क्या होता है और इसमें भोजन के साथ क्या होता है, सारी चीजें इस वाले पेज पर समझते हैं। आमाशय के बारे में दिया है, यह एक बड़ा अंग है जो भोजन आने पर फैल जाता है। जो भी आमाशय है ये एक बड़ा सा अंग होता है और इसमें जब भोजन जाता है तो ये फैल जाता है, बड़ा सा हो जाता है, भोजन की उसमें जगह बन जाती है। आमाशय में होती हैं जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां पेप्सिन स्रावण करती हैं, यानी कि पेप्सिन का निर्माण करती हैं। इसके अलावा जो भी हमारा आमाशय है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और श्लेष्मा भी होता है। जो भी पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा है इनके कार्य क्या क्या होते हैं ये समझते हैं। सबसे पहले पेप्सिन को देखते हैं। इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। जो भी भोजन हमने खाया है उसमें जो भी प्रोटीन होगा ना उसके पाचन का काम करेगा पेप्सिन, क्योंकि इसमें पाचन एंजाइम होते हैं। और पेप्सिन काम कब करता है? पेप्सिन काम करता है अम्लीय माध्यम में। अगर माध्यम जो भी हमारा आमाशय है इसका माध्यम अम्लीय नहीं होगा तो पेप्सिन काम नहीं करेगा। तो इसका जो अम्लीय माध्यम है ना वो बरकरार रखना पड़ेगा। वो बरकरार रखने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें दिया है अम्लीय माध्यम तैयार करना जो पेप्सिन की मदद करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर लेता है क्योंकि उसको एक अम्लीय माध्यम तैयार मिलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं अगर उसमें कुछ भी कीटाणु वगैरह हैं तो उस अम्लीय माध्यम में आने पर वो कीटाणु भी खत्म हो जाते हैं इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से। ठीक है।
इसके बाद दिया है श्लेष्मा, इसमें है आमाशय को अम्ल से रक्षा करता है। जो भी आमाशय की दीवार होती हैं, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये बहुत तेज होता है, ये जला देता है, हमारे शरीर के अंदर होता है, तो उस शरीर हमारे जो अंग है उनकी प्रोटेक्शन, उनकी रक्षा करने का काम करता है श्लेष्मा। जो भी आमाशय है उसकी वॉल्स यानी कि उसकी जो दीवारें होती है ना, उसकी जो सतह होती है, उसकी सतह पर श्लेष्मा होती है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे जो आमाशय है या फिर जो भी हमारे अंग हैं उनकी रक्षा करती है। आमाशय में भोजन पहुंचने पर पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर लेता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार कर देता है ताकि पेप्सिन सही तरह से पाचन कर पाए, और श्लेष्मा जो है वो अम्ल से हमारे आमाशय की रक्षा करती है। अब भोजन इस आमाशय के बाद, मान ले ये भोजन है हमारा, ये भोजन अब हमारा पहुंच जाता है क्षुद्रांत्र यानी कि इधर छोटी जो आंत होती है वहां पर पहुंच जाता है। भोजन हमारा आ गया है इस क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत में। यहां पर भोजन का क्या होता है ये समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। आमाशय से भोजन पहुंचता है क्षुद्रांत्र में। ये आमाशय है, इस नली से इन छोटी आंत, क्षुद्रांत्र को छोटी आंत भी कहा जाता है, छोटी आंत में भोजन पहुंच जाता है। अब क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत जो होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें दिया है यह पूर्ण पाचन स्थल है, यानी कि जो भी भोजन है उसका कुछ पाचन तो आमाशय में हो गया, लेकिन अब जो भी बचा हुआ भोजन है उसका पूर्ण पाचन इसी क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत में हो जाता है। यहां क्षुद्रांत्र में जब भोजन पहुंच जाता है तो कार्य होता है यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय का। अब यकृत इंग्लिश में लीवर कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये एक समोसे जैसी शेप में जो दिख रहा है ना, ये है यकृत यानी कि लीवर। लीवर का क्या काम होता है यहां पर दिया है, यह पित्तरस और पित्त लवण का निर्माण करता है। जो भी पित्त रस हैं और पित्त लवण हैं वो इस यकृत यानी कि लीवर में बनते हैं। अब जो भी बनता है पित्तरस और पित्त लवण, ये क्या करते हैं भोजन के साथ है, यह भोजन को क्षारीय करता है। जो भी यहां पर बना है यकृत में क्या बना, पित्तरस और पित्त लवण, वो इस पाइप की सहायता से यहां पर जो क्षुद्रांत्र में भोजन है उस भोजन तक पहुंचता है। पित्तरस पहुंचा तो वो भोजन को क्षारीय कर देता है। उसके बाद पित्त लवण का काम होता है। जो पित्त लवण है ना वो क्षारीय माध्यम में काम करता है, तो सबसे पहले भोजन को क्षारीय किया जाता है। अब पित्त लवण क्या करता है, वही यहां पर जो पित्त लवण बना वो इस हरी सी पाइप के माध्यम से यहां भोजन तक पहुंचा। पित्त लवण इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण का मतलब होगा, मान लो ये हमारा भोजन है, भोजन में क्या होता है, वसा गोलिकाएं होती हैं। मान लो इस तरह की वसा गोलिकाएं हैं कई सारी बड़ी बड़ी, तो इमल्सीकरण में क्या होगा, जो भी वसा गोलिकाएं बड़ी बड़ी हैं ना वो छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से टूट जाती हैं। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगी तो वो अधिक उपयोगी होंगी हमारे शरीर के लिए, उनको अब्जॉर्ब करना, उनको हमारे शरीर के लिए इस्तेमाल करना। पित्तरस भोजन को क्षारीय कर देता है ताकि पित्त लवण उनका इमल्सीकरण कर सके। जो भी बड़ी वसा गोलिकाएं होती है उनको छोटे छोटे गोलिकाओं में बदल देता है। इस तरह से वसा गोलिकाएं होती हैं उनको पित्त लवण छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जहां पर यकृत का काम हो जाता है कंप्लीट, यकृत यानी कि लीवर का काम। अब बारी आ जाती है पित्ताशय की। देखो गाइस यहां पर लिखा गया है पित्ताशय। अब पित्ताशय होता है ये छोटा सा हरे रंग का जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये होता है पित्ताशय। ये यकृत से जुड़ा होता है, यकृत से कनेक्ट होता है, लीवर से कनेक्ट होता है। पित्ताशय का कार्य क्या होता है, यह पित्त का भंडारण करता है। यहां पर जो भी पित्त बनता है उसका भंडारण स्टॉक रखता है ये अपने पास में, वहां को इसको स्टोर करके रखता है पित्ताशय में। इससे आगे अगले पॉइंट में है अग्नाशय। अग्नाशय सबसे पहले डायग्राम में आप देखो लिखा यहां पर गया है अग्नाशय, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये है अग्नाशय। एक सेकंड इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने हाईलाइट किया है ये अग्नाशय है। अग्नाशय का काम क्या होता है और अग्नाशय होता क्या है यहां पर हमें दिया है, इसमें अग्नेशिक रस होता है। अब अग्निशयिक रस जो है वो ट्रिप्सिन और लाइपेज होते हैं, दो तरह के इसमें रस होते हैं। ट्रिप्सिन और लाइपेज का काम क्या होता है, जो भी यहां पर रस बना है वो भोजन तक पहुंचता है, और जो भी भोजन में प्रोटीन होता है ना
उसको वो पेप्टोन्स में बदल देता है, और जो भी वसा होती है भोजन में उसको वसा अम्ल में बदल दिया जाता है। जो भी प्रोटीन है वो पेप्टोन्स में इसलिए बदलता है क्योंकि हमारे शरीर को पेप्टोन्स की जरूरत होती है और वसा अम्ल की जरूरत होती है। देखो अब क्या क्या चीजें हो गई हैं। जो भी भोजन हमने खाया था वो किस रूप में परिवर्तित हो गया है, पेप्टोन्स में परिवर्तित हो गया है और वसा अम्ल में परिवर्तित हो गया है। अब जो भी भोजन यहां पर परिवर्तित हुआ है पेप्टोन्स और वसा अम्ल में, अब उस भोजन को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, उसका अवशोषण करेगी, उस भोजन को सोखेगी। और वो सोखती कैसे है? इन्हीं क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंतों में ही होता है। कैसे होता है ये समझने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। अभी भी जो हमारा भोजन है पेप्टोन्स और वसा अम्ल के रूप में इन्हीं क्षुद्रांत्र में ही है, उसको हमारी बॉडी को अब एब्जॉर्ब करना है, उसको समझते हैं अगले पेज पर। जो भोजन क्षुद्रांत्र में पेप्टोन्स और वसा अम्ल में परिवर्तित हो गया है, अब हमारी बॉडी उसका अवशोषण करेगी, हमारी बॉडी उस भोजन को सोखने का कार्य करेगी। और यह कार्य होता है क्षुद्रांत्र में ही। क्षुद्रांत्र को मैंने बताया था छोटी आंत कहा जाता है। छोटी आंत में अवशोषण का कार्य होगा पेप्टोन्स और वसा अम्ल का, और इनको सोखने का काम कौन करता है? दीर्घरोम करता है। दीर्घरोम होता क्या है? ये छोटी छोटी उंगली की तरह संरचनाएं होती हैं जो अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देती हैं, भोजन को अवशोषण करने का कार्य करती हैं। दीर्घरोम ये छोटी छोटी उंगली की संरचनाएं होती हैं, किसके अंदर? क्षुद्रांत्र के ही अंदर होती हैं। मान लो ये हमारे इस तरह से क्षुद्रांत्र हैं, तो इस तरह की ये संरचनाएं होती हैं, ठीक है, उंगली उंगली सी बनी होती हैं। ये जो भी हमारा भोजन होता है पेप्टोन्स वसा अम्ल उनका अवशोषण कर लेती हैं, उनको सोख लेती हैं शरीर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, भोजन अभी क्षुद्रांत्र से जो भी भोजन था उसका अवशोषण हो गया। अब जो भी बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, जो भी हम भोजन खाते हैं वो सारा का सारा पाचन नहीं होता है, कुछ वेस्ट भी बच जाता है। जो भी वेस्ट भोजन बचा है उसको शरीर से बाहर निकालना होता है, और बाहर निकालने के लिए बृहदांत्र में जाता है भोजन। यहां से छोटी जो भी हमारी आंत होती है उनसे इस बड़ी वाली आंत में आ जाता है। बड़ी वाली आंत को कहा जाता है बृहदांत्र। बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत, यहां पर लिखा गया है बृहदांत्र को बड़ी आंत कहा जाता है। जो भी बृहदांत्र है यहां पर क्या होता है? भोजन पहुंचने पर, भोजन नहीं वेस्ट प्रोडक्ट पहुंचने पर, यहां जल का अवशोषण होता है और बचा हुआ पदार्थ शरीर से बाहर कर दिया जाता है गुदा द्वार के द्वारा। जो भी यहां पर भोजन पहुंचा है अगर उसमें पानी की मात्रा है तो उस पानी का अवशोषण हो जाता है, हमारा शरीर उसको अवशोषित कर लेता है, पानी को हमारे शरीर सोख लेता है। और जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट होगा, बचा हुआ पदार्थ होगा, उसे यहां से बाहर कर दिया जाता है इस गुदा द्वार से। बिल्कुल आसान सा था। जो भी मनुष्य है उनमें पोषण किस प्रकार से होता है डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल गया, और जो हमारा भोजन था वो क्षुद्रांत्र में ही हमारे शरीर ने उसको अवशोषित कर लिया। सो मनुष्य में जो पोषण है वो किस प्रकार से होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब जो भी अगला कॉन्सेप्ट होगा ना, अगला विषय होगा, उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर।